नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अनुरोध पर कि चुनाव टाल दीजिए, रैलियों पर पाबंदी लगाइए का आग्रह सुनते ही सरकार में, शासन में हड़कंप सा मच गया। आनन फानन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 9 की बैठक की और बैठक के बाद 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए लागू कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, शादी और सार्वजनिक कार्यालयों में और उनके कार्यक्रमों में 200 से अधिक भीड़ न जुटने का भी आदेश जारी कर दिया और कहा कि इसमें कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाए। नंबर 3, मास्क नहीं तो सामान नहीं। बाजारों में कहा गया कि दुकानदार उन लोगों को सामान कतई न दे जो मास्क पहन करके नहीं आ रहे हैं। चौथा, क्रिसमस और जो नव वर्ष के जश्न होंगे उसमें सख्ती बरती जाएगी, माने होटल रेस्टोरेंट में भीड़ एकत्र नहीं होने दी जाएगी। ऐसे तमाम गाइडलाइंस को प्रशासन तक पहुंचा दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में तो धारा 144 भी लागू कर दी गई है, लखनऊ में पहले से लागू है। बहरहाल अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग भी सतर्क हो गया है। चुनाव आयोग से पूछा गया कि हाई कोर्ट ने कहा है कि आप चुनाव टाल दीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसके लिए अगले सप्ताह एक टीम उत्तर प्रदेश भेज रहे हैं और वो टीम वहाँ जाकर के हालात का जायजा लेगी, इसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। हालांकि 27 दिसंबर को चुनाव आयोग ने भी एक बैठक बुला ली है और इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को भी बुलाया गया है। बहरहाल कुछ ना कुछ निर्णय होना है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव घमासान मचा हुआ है, भीड़ एकत्र हो रही है, जन सैलाब जुड़ रहा है, उससे तो ये लगता है कि हालात बड़े ही बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे क्या ये पाबंदियां एनफ है या जो लगातार एक और शोध आ गया है, डेल्मिक्रॉन, माने ओमिक्रॉन, डेल्टा और उसके बाद डेल्मिक्रॉन। अब ये भी क्या करेगा, ये कितना खतरा पैदा करेगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। आज इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान हैं। हम आपको बता दें, हमारे साथ में है डॉक्टर राज तिलक, जाने माने चिकित्सक, मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास मिश्रा, प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी, गणेश शंकर विद्यार्थी, मेडिकल कॉलेज, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको आज स्वास्थ्य मंत्रालय की एक ताज़ा बयान पर ध्यान आकर्षित करता हूं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दुनिया में चौथी लहर चल रही है। 1,51,000 लोग ओमिक्रॉन से प्रभावित हुए हैं, 26 लोगों की जानें चली गई हैं। अगर भारत की बात करें तो 17 राज्यों में 358 ओमिक्रॉन के मरीज हैं, 114 लोगों का इलाज भी हो चुका है और इसमें 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई वैक्सीनेशन भी नहीं लिया था। ये केवल 183 मरीजों का जब विश्लेषण किया गया उसमें ये रिपोर्ट आई है। सबसे पहले इस रिपोर्ट पर डॉक्टर राज तिलक, आपका क्या कहना है? मुझे लगता है सर, ये जो प्रसार के आंकड़े हैं वो जो कुछ वस्तु स्थिति है वो उसको तो बता ही रहे हैं, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है उसका संकेत भी कर रहे हैं। हम एक बड़े तूफान के पहले जैसे एक खामोशी होती है और लेकिन उस खामोशी के अंदर भी हलचल मौजूद होती है, ये उस किस्म की बड़ी खामोशी के दौर से गुजर रहे हैं और आगे एक बड़ी चुनौती हमारी राह देख रही है और हमें आकलन करना होगा और आज शायद उसी पे चर्चा करेंगे कि हमारी शक्ति के सापेक्ष बीमारी की ताकत कहाँ है, क्या हम उसे हैंडल करने में सक्षम हैं या कुछ और करने की जरूरत है। ठीक बात है, इस पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर विकास, आज जो उत्तर प्रदेश सरकार ने पाबंदियां लगाई है, एनफ है?
देखिए, पाबंदियां तो इनफ हैं, लेकिन जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि जैसा कि मेरे टीचर डॉक्टर राज तिलक सर ने बताया कि हम लोग बिल्कुल वर्ष पे हैं, एक तूफान आने वाला है, उसके पहले जो शांति होती है ये वो स्थिति है। तो अभी भी चेत जाएं, एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करें, क्योंकि सरकार जितनी भी पाबंदियां लगा दे, जब तक व्यक्ति के मन में ये नहीं आएगा कि हमें एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करना है, तब तक हम इस चेन को नहीं तोड़ पाएंगे, संक्रमण को नहीं रोक पाएंगे और लहरें आती रहेंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि जनता अपने आप में समझदार हो जाए और ये समझे कि हम अगर अपनी सावधानी के साथ साथ जनता, बाकी सब सोसाइटी की भी सावधानी को हम समझें और एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करें, तो हम इससे बच सकते हैं। डॉक्टर तिलक, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया जी, एमपी में लगा दिया गया, यूपी में, तो क्या रात में कोट पैंट और सूट टाई हैट लगा करके कोरोना आता है और लोगों को चपेट में ले लेता है? अरे भाई, करना है तो दिन में लगाइए, दिन में भीड़ भाड़ होती है, ये जो रैलियां हो रही है, खैर उस पर तो विचार हो रहा है, बाजारों में जो भीड़ होती है उस पर रोक लगाइए, ये नाइट कर्फ्यू लगाने का क्या औचित्य होता है? इस पर लोग जरूर हमसे सवाल करते हैं। सर, उसके दो पहलू हैं जी। पहला तो ये नाइट के कर्फ्यू लगा के आप एक पब्लिक मैसेज देते हैं जी, और ये पब्लिक मैसेजिंग जो है ये कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है लोगों तक ये बात पहुंचाने का। जैसे एक सायरन बजता है पहले, उसके बाद आपको मालूम पड़ता है कि हाँ अब युद्ध के विमान आ गए, तो ये सायरन है एक तरीका का कि अब तैयारी शुरू हो गई, कुछ हो रहा है। और दूसरी चीज जो सामयिक है वो ये कि जो कुछ अगले 1 हफ्ते 10 दिन में होने वाला है उसमें रात के आयोजन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले थे। क्रिसमस को लेके, न्यू ईयर की जो रात है उसको लेकर के, और सरकार ने सही समय पर इस किस्म का निर्णय करके मुझे लगता है लोगों के एकत्र होने के और बीमारी के प्रचार प्रसार के जो तरीके थे उन पे किसी ढंग से अंकुश लगाने का काम किया है। हालांकि ये अभी पर्याप्त नहीं है, अभी और ये चीजें सख्त की जाएंगी और दिन में भी इनके ऊपर बड़े पैमाने पे रोक लगानी होगी, क्योंकि हम धार्मिक और नए वर्ष के आगमन के कार्यक्रमों पे तो अनुशासन दिखाएं और राजनीतिक रैलियों को छोड़ दें। 29 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 28 तारीख को अखिलेश यादव करीब 40 यात्राएं निकाल रहे हैं, 27 तारीख को भी शायद योगी जी कानपुर पधार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन नेताओं को भी अपने आचरण में ज्यादा जिम्मेदार होना होगा, क्योंकि देश की ढेर सारी जनता इनकी तरफ उम्मीद से देखती है। क्या आप मानते हैं चुनाव को टाल देना चाहिए? क्या आप मानते हैं कि रैलियों पर रोक लगा देनी चाहिए? क्या आप मानते हैं? रैलियों पे शायद रोक न लग पाएगी, क्योंकि भारत अभी तैयार नहीं है अपनी शिक्षा के स्तर पे और ऑडियो विजुअल अप्रोच के स्तर पर। लेकिन यह कि चुनाव के लिए क्या ये सही वक्त है, इसके निर्वाचन का प्रश्न जरूर है। और मुझे लगता है चुनाव आयोग जब लखनऊ में और दिल्ली में अपनी बैठकें करेंगे तो सब तरफ से जो सूचनाएं उनके पास पहुंचेंगी उसके आधार पे कुछ सक्षम निर्णय लेंगे। उत्तर प्रदेश में मैं एक बात बता दूं कि संपूर्ण भारत में जो रिप्रोडक्शन रेट है ओमिक्रॉन का या कोरोना का मौजूदा समय में कहूं वो 0.92 है, जबकि उत्तर प्रदेश में इस समय 1.27 है। और ये एक बड़ा कारण है कि इस प्रकार की चेतावनी जारी की गई है कि उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। डॉक्टर विकास, ये बताइए कि कहते हैं कि 17 राज्यों में 358 ओमिक्रॉन आए, यूपी में केवल 2 आए, और ये भी कहा जा रहा है कि 88 महाराष्ट्र में आए, और ये भी कहा जा रहा है कि 114 लोगों को हमने इलाज भी कर दिया। तो ओमिक्रॉन की पूरे देश में, जहां की आबादी 135-36 करोड़ के लगभग हो, वहां पर 358 को ओमिक्रॉन हो जाना, उसके या यूपी जहां पर हमारी आबादी आप जानते ही है कि किस तरीके से है, और वहां पर मात्र 2 लोगों का आना इतना हड़कंप पैदा करता है, इतना डरावना स्वरूप है क्या?
देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया डॉक्टर वर्मा। पहले तो ये बताना चाहूँगा, ये जो ओमिक्रॉन की हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, सबसे पहले हम कोविड-19 केसेस का आरटी-पीसीआर हम करते पेशेंट्स का, अगर वो कोविड-19 पॉजिटिव आ जाता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, जिसमें हम जेनेटिक स्टडी करके बताते हैं कि वो कौन सा वेरिएंट है। अब जो एयरपोर्ट से लोग आ रहे हैं, उनका हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अगर वो कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं तो उनकी टेस्टिंग कराई जा रही है। तो ये जो आंकड़ा आपके पास मौजूद है, ये आंकड़ा मुख्यतः उन्हीं लोगों का है जो एयरपोर्ट से कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट हो रहे हैं। असल में आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर हम यही आंकड़ा मान के चले तो आप याद रखें 2 दिसंबर को पहला केस भारत में डिटेक्ट हुआ था, तो 1 से लेके 100 तक डिटेक्ट करने में 15 दिन लगे। 15वें दिन आपका 100 पहुंचा, उसके बाद 100 से 200 पहुंचने में 3 दिन लगे, और आज हमारे पास 358 केस हैं, यानी कि 122 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। तो आप देखिए ये कितने विकराल रूप से ये रेप्लिकेट कर रहा है। तो अभी हमारे यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग की इतनी व्यवस्था तो है नहीं भारत में। 38 लैब है हमारे पास कुल, और प्रतिदिन हमारे यहाँ जो क्षमता है टेस्टिंग की वो है करीब 1000 टेस्ट प्रतिदिन हम जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा पता लगा सकते हैं। तो ये एकमात्र साधन हमारे पास है जिससे हम पता लगा पाए कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कितने हमारे यहाँ हैं। अगर आप असलियत में देखें तो इससे कई गुना ज्यादा होगा। तो जैसा कि डॉक्टर राजतिलक सर ने बताया, ये अलार्मिंग बेल है, जो नाइट कर्फ्यू दिया गया है, ये अलार्मिंग बेल है, क्योंकि हमारी उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा एरिया के हिसाब से, तो यहां पे ये जो ओमिक्रॉन का असर आएगा वो ज्यादा आएगा। तो इसी को लेके ये नाइट कर्फ्यू, और ये 200 लोग से ज्यादा नहीं शामिल होंगे, और पार्टियों में ये सब जो प्रतिबंध वगैरह लगाएंगे, ये इसी को देख के लगाया गया है। डॉक्टर तिलक, एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि एक और ओमिक्रॉन आ रहा है और कह रहे हैं कि 358 है, वहीं दूसरी ओर अगर उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर अगर कुल मिलाकर के देखा जाए, पहले आंकड़े मिलाकर के 2 ओमिक्रॉन है, लेकिन कोरोना की संख्या बढ़ रही है। 24 घंटे में 49 केसेस आ गए, जबकि बिल्कुल नगण्य हो गए थे। हालांकि अभी भी 37 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी मरीज नहीं है कोरोना का। तो ओमिक्रॉन के साथ ये कोरोना का जो ये ग्राफ बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब हम समझें? सर, आप ओमिक्रॉन को कोरोना से अलग करके देख रहे हैं जी। ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना कोई अलग चीज है और ओमिक्रॉन कोई अलग तो है। जो आंकड़े आ रहे हैं कि ओमिक्रॉन के 358, कोरोना के इतने, इसलिए मैं बात आपसे कर रहा हूं। तो सर यूं कहिए कि ओमिक्रॉन और गैर ओमिक्रॉन दोनों ही कोरोना। जी। तो सर जब हम सजग होंगे और ज्यादा जांचें करेंगे, अलर्ट रहेंगे, जिसको भी जरा सा सस्पिशन होगा, जांच की जो व्यवस्था है उसको सब्जेक्ट करेंगे, तो नेचुरली हमारा डिटेक्शन रेट बढ़ेगा। जी। और जब वो डिटेक्शन रेट बढ़ेगा तो उसी पूल में से हम जब, जैसे विकास ने बताया, और विकास बहुत सक्षम माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, कानपुर में इनकी हैसियत है, शख्सियत है, पहचान है, तो जब ये जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजते हैं तो उसी में से कुछ लोग ओमिक्रॉन निकलते हैं, बाकी नहीं निकलते हैं। तो वो डिटेक्शन तो दोनों का ही हो रहा है। जो सत्यापित हो जाते हैं ओमिक्रॉन है, वो ओमिक्रॉन की संख्या बता दी जाती है, और जितने बचे होते हैं वो सब कोरोना जर्नल पूल में काउंट कर लिए जाते हैं। तो क्या ये माने कि ओमिक्रॉन के तो निकल रहे हैं केसेस, उसमें दो राय नहीं जब उनकी जांच होती है, लेकिन कोरोना जो है बादस्तूर अपनी पैठ बनाए हुए है और वो लगातार बढ़ रहा है? सर, कोरोना की पैठ बनी थी, बनी रही, इस समय भी है और आगे भी रहेगी। जी। ये आया तो है लेकिन जाएगा नहीं, ये हमारे बीच में ही हमारे साथ रहेगा। जी। तो ये मानना कि ये कभी चला जाएगा, ये अपने को मुगालते में रखना है। जी। हाँ, ये जरूर है कि इसकी जो संख्या है, जो इसके प्रचलित केसेस हैं, वो कभी घटेंगे कभी बढ़ेंगे, और ये एक संतुलन है कि जो वायरस है उसकी विरुलेंस कहते हैं कि उसकी मारक क्षमता कितनी है, जी। उसकी संक्रामक क्षमता कितनी है, दोनों अलग चीजें हैं।
संक्रामक क्षमता का मतलब यह है कि वो कितनी तेजी से प्रसारित हो सकता है जी, एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे में। ठीक है। और मारक क्षमता का मतलब यह है कि वो उससे जो बीमारी होगी वो कितनी घातक होगी व्यक्ति के लिए जिसको वो इन्फेक्ट करेगा। ठीक बात। डॉक्टर विकास, एक सवाल ये भी है, जरा हम आपसे जानना चाहते हैं कि डॉक्टर मणिन्द्र अग्रवाल IIT प्रोफेसर जो अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, उनके अनुसार दिसंबर के आखिरी में ये कोरोना ओमिक्रॉन परवान पर चढ़ेगा, जनवरी में इसके हालात दिखाई देंगे, फरवरी में पीक होगा और ये माना जा रहा है कि 3 फरवरी को, क्या आपको नहीं लगता कि ठीक ऐसे ही हालात जो है जनवरी फरवरी में भी देखे गए थे दूसरी लहर में पिछले साल? तो ये क्या मौसम का भी कोई स्वरूप होता है या ऐसा नहीं है, ये विदेशों से ही आया है? देखिए, जो डॉक्टर मणिन्द्र अग्रवाल या IIT कानपुर और IIT हैदराबाद कर रहे हैं जी, ये एक अरिथमेटिक मॉडल होता है। उस मॉडल में ये लोग नंबर ऑफ केसेस और प्रेवलेंट कितने केसेस हो रहे हैं, कौन सा वेरिएंट आ रहा है, उस हिसाब से ये निकालते हैं। तो आपका कहना बिल्कुल सही है। पहली लहर जो आई थी वो भी उसकी पीक लगभग मार्च अप्रैल के आसपास थी, दूसरी लहर की भी मार्च में थी और ऐसा ये लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि फरवरी के सेकेंड वीक में इनकी पीक आएगी। जी। अब ये डिपेंड करता है, मैं फिर से वही कहूंगा कि कोविड बिहेवियर कैसा पालन करता है। मैं आपको इसको समझाता हूं विस्तार से। जी। जो प्रसार करने की क्षमता होती है उसको हम लोग साइंटिफिक वे में R0 फैक्टर बोलते हैं। जो पहली वेव आई थी उसमें अल्फा जो वेरिएंट था उसकी R0 फैक्टर थी 2.5, यानी वो एक व्यक्ति जो संक्रमित है वो लगभग 3 लोगों को, 2.5 से 3 लोगों को संक्रमित कर सकता है। यही डेल्टा वेरिएंट में जो दूसरी लहर का कारण था, R0 फैक्टर बढ़ के 7 हो गया था। तो 7 यानी वो 7 लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो जब हमारी पीक, ये फर्स्ट लहर जो अल्फा से आई थी उसमें हमारी पीक गई थी ज्यादा से ज्यादा 93,000 केसेस प्रतिदिन आए थे, जो कि कोरिलेट करता है 2.5 R0 फैक्टर से। और हमारी ये जो आई थी पीक डेल्टा वायरस की, वो लगभग 4 लाख कुछ केसेस आए थे पीक में, जो कि कोरिलेट करता है आपका R0 फैक्टर 7 से। अब ओमिक्रॉन में इतने म्यूटेशन हुए हैं खास करके स्पाइक प्रोटीन में कि इसका R0 फैक्टर जो अभी तक शोध हुआ है, हालांकि केसेस अभी भी कम है, लेकिन जितना शोध हुआ उसमें ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि डेल्टा वायरस से ये 3 से 5 गुना ज्यादा संक्रामक होगा। यानी कि ये क्षमता रखता है कि ये 21 से लेके 35 लोगों को एक बार में एक व्यक्ति संक्रमित कर सकता है। तो अगर एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर जनता ने पालन नहीं किया तो ये पीक आप मान के चले जो आएगा उसमें लगभग 12 लाख केसेस प्रतिदिन आएंगे। लेकिन यही जनता अगर चेत जाए और हमारे वैक्सीनेशन भी हमें आप काफी आगे तक ले गया है तो ये केसेस कम होके पीक में 1.5 लाख से 2 लाख केसेस प्रतिदिन आएंगे। तो ये सब साइंटिफिक डेटा होता है जो कि कैलकुलेट किया जाता है, उस हिसाब से प्रेडिक्ट किया जाता है। अब आप अगर यूएसए का एग्जांपल लें तो यूएसए में आप देखिए एक हफ्ता पहले तक 73% केसेस डेल्टा वेरिएंट के थे, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसकी संक्रामक क्षमता बहुत ज्यादा है उसने इसको रिप्लेस करके 87% अब जो केसेस वहां पे निकल रहे हैं वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के निकल रहे हैं। तो ये संक्रामक क्षमता से डिपेंड करता है और जो व्यक्ति होते हैं, जो पॉपुलेशन होती है, उसकी इम्यूनिटी और उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि केसेस कितना बढ़ेंगे कितना कम होंगे। लहरें आती रहेंगी, केसेस बढ़ेंगे कम होंगे, ये हमारी इम्यूनिटी और हमारे जो एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर है उस पर डिपेंड करता है। डॉक्टर तिलक, एक सवाल और भी है। एक ये कहा जा रहा है ओमिक्रॉन ज्यादा खतरनाक नहीं है, घातक नहीं, हालांकि दुनिया की जो रिपोर्ट आई उसमें 26 मौतें हो चुकी हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि मामूली, और हमारी सरकार ने भी कहा है कि जो लोग ऐसे हों उनको आइसोलेट कीजिए। जैसे कि अभी आप देखिए डिम्पल यादव और उनकी बेटी को हुआ, उनको आइसोलेट कर दिया गया, अखिलेश जी भी आइसोलेट हो गए हैं और कुछ लोगों के क्वारंटीन की भी बात की जा रही है। तो लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो क्या लक्षण ऐसे आएंगे, कुछ जुकाम उखाम हो जाएगा, बुखार उखार होता है, इतना कौन सा है और इतना बवंडर किया जा रहा है। कुछ ऐसी भी धारणा विकसित हो रही है कि डेल्टा के मुकाबले तो यार बड़ा कमजोर है ये,
तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, ये अल्टीमेटली जो विकास कह रहे थे, मैं उसी बात की तस्दीक करूंगा जी कि ये वायरस की विरुलेंस और इंडिविजुअल की इम्यूनिटी, इन दोनों के बीच के संतुलन का परिणाम है कि बीमारी के जो लक्षण हैं वो किस हद तक और क्या आते हैं। जी जी। फिर आग में घी डालने का बहुत सा काम जो है वो हमारा वातावरण करता है। तो एक ट्रायड होता है, जैसे हम कहते हैं, एक तरफ होस्ट है, एक तरफ एजेंट है और तीसरा एनवायरनमेंट है। इन तीन के संतुलन से बीमारी या तो प्रसार पाती है और या वो ठहर जाती है, थम जाती है, कम हो जाती है। अब अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी ज्यादा है तो उस व्यक्ति में संक्रमण के जो लक्षण हैं वो हो सकता है बिल्कुल भी ना आए, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हो, जिसमें थोड़ा सा उससे कम हुआ तो उसके अंदर माइल्ड सिम्टम्स आ जाएं। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी वीक है, कमजोर है, अब वो बहुत सी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो। उन लोगों में जब वही वायरस अटैक करेगा तो उसके अंदर वो हो सकता है विकराल स्वरूप ले ले, वो आईसीयू तक पहुंच जाए, वो मर भी सकते हैं। अभी संख्या आप स्वयं ही बता रहे थे। तो व्यक्ति की अपनी बचाव की ताकत और वायरस की मारक क्षमता का जिस संतुलन, तरीके से हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो गया है जी, उसको देखते हुए, जो वैक्सीनेशन हुआ है जी, उसको देखते हुए हम इससे थोड़ा सा निश्चिंत हो सकते हैं कि दूसरी लहर जैसी स्थिति नहीं होगी। सर, जो व्यक्ति अभी अमेरिका में मरा है जी, लेटेस्ट कल की खबर है जी, उस व्यक्ति को जो दुनिया की श्रेष्ठतम वैक्सीन थी वो लग चुकी थी, दोनों खुराक जी, और उसको एक बार पहले कोरोना डेल्टा वेव से हो भी चुका था जी, उसके बाद भी वो नहीं बचा। तो किसी भी चीज को संपूर्ण मान लेना ठीक नहीं होगा, हमें प्रिकॉशन तो उसके बावजूद भी रखने होंगे। ठीक बात है। और जो पुरानी इम्यूनिटी है, ये कहा जा रहा है कि बीमारी से जिन लोगों के शरीर में इम्यूनिटी आई है वो थोड़ी बेहतर इम्यूनिटी है, क्योंकि उसके अंदर कोरोना का संपूर्ण स्वरूप और ढेर सारे वायरसेस ने इकट्ठा मिलके उस इम्यूनिटी को जन्म दिया, तब वो व्यक्ति बचा है। ठीक बात। जो टीके से इम्यूनिटी आई है, लैंसेट का भी आर्टिकल है जिसमें वो कहते हैं 3 से 6 महीने के अंदर एंटीबॉडी समाप्त हो जाती हैं और वैक्सीन का असर समय के साथ धीरे धीरे कम होता जाता है। हालांकि एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बची रहती है, उस मेमोरी के सहारे वो फिर से दोबारा निर्मित कर सकता है। लेकिन अगर ये शक्ल बदल के आएगा, मतलब बहुरूपिया बन के आएगा, तो हो सकता है हमारा शरीर न पहचान पाए और उस स्थिति में उस इम्यूनिटी के रहने के बावजूद भी हम मारे जाएं। ठीक बात। डॉक्टर विकास, जैसे कि तिलक जी कह रहे थे बहुरूपिया बन करके आ, तो आपने देखा होगा कि डेल्टा, फिर ओमिक्रॉन, अब हो रहा कि डेली मोक्रॉन भी जो है एक आ गया है वेरिएंट, और कहते हैं कि हालांकि ये भारत में नहीं आया है लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी दस्तक दे रहा है। इसके बारे में आपका कहना क्या है? जी, ये जो डेल्मिक्रॉन है ये कोई एक वेरिएंट नहीं है, ये डबल इन्फेक्शन के लिए बोला गया है। ये डॉक्टर शशांक जोशी हैं, महाराष्ट्र में कोविड-19 टीम के मेंबर हैं। उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी है और प्रेडिक्ट किया है जिस हिसाब से आपके वेस्ट में केसेस बढ़े हैं, खास करके यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका में, तो ऐसा पाया गया है कि को इन्फेक्शन हुआ है, खास करके जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, यानी वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, या फिर जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया होता। अब आप जैसे ओमिक्रॉन की बात करें तो ओमिक्रॉन की उत्पत्ति कहां हुई थी? ओमिक्रॉन की उत्पत्ति हुई थी साउथ अफ्रीका में। एक HIV पेशेंट था, उसमें एक नॉर्मल फ्लू वायरस से वो पीड़ित था, उसके साथ उसे डेल्टा का को इन्फेक्शन हुआ। और क्योंकि ये वायरस, RNA वायरस, ये आपस में म्यूटेट करते रहते हैं और म्यूटेट करके अपने आप को स्ट्रांग बना लेते हैं। तो जिस तरीके से वेस्ट में, मैंने आपको पहले बताया था कि 1 हफ्ते के अंदर डेल्टा वायरस को रिप्लेस करके ओमिक्रॉन वायरस USA में आ गया है, तो वो ये उम्मीद करते हैं कि वहां पे जो केसेस, एक सुनामी आई है केसेस की, वो इस कारण आई है कि को इन्फेक्शन हुआ है, यानी डेल्टा का प्लस ओमिक्रॉन का। डेल्टा से संक्रामकता बढ़ी है और सिवियरिटी जो बढ़ी है वो आपकी डेल्टा से बढ़ी है और संक्रामकता बढ़ी है ओमिक्रॉन की वजह से। दोनों का कॉम्बिनेशन है। जी, हालांकि अभी तक
इसका कोई केस इंडिया में डिटेक्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ना हो, वायरस की म्यूटेट करने की क्षमता है, और ऐसा हो सकता है कि हमारे यहाँ कई व्यक्ति हैं जो इम्यूनाइज नहीं है या जिनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, HIV पीड़ित भी हो सकते हैं। उनमें अगर ये को इन्फेक्शन दोनों का हो गया तो हो सकता है ये एक सुपर म्यूटेंट का रूप लेके डेल्मिक्रॉन की तरह एक कोई सुपर म्यूटेंट, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। ये आने वाला समय बताएगा। अगर इस तरह का जैसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया होता है तो नेचुरली खतरनाक तो होगा ही, क्योंकि उसने दोनों की प्रॉपर्टीज ले ली। हाँ, डेल्टा की सीरियसनेस ले ली और इन्फेक्टिविटी बढ़ाने की उसने ओमिक्रॉन से ले ली है। तो ये आगे बहुत भयावह भी हो सकता है। ठीक बात है। डॉक्टर तिलक, ये बताइए कि अभी आप कह रहे थे कि कुछ भी हो सकता है जी, और आपने इम्यूनिटी पर भी किया, तो अगर मैं ये मानूं कि पीक पे आएगा 15 जनवरी और 3 फरवरी में, क्या चैलेंजेस होंगे हमारे सामने या स्वास्थ्य विभाग के सामने, सरकार के सामने, जनता के सामने, और हम अपने को कैसे तैयार करें? अब सर देखिए, जनता तो विक्टिम है जी, और जनता के हाथ में चाबी भी है अपने आप को बचाने की जी। उसको जागना होगा। उसकी मदद के बिना, अकेले सरकारी मदद से तो काम नहीं बनेगी जी। तो जब तक ये कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन न करें, मास्क न लगाएं, हाथ न सैनिटाइज करें, सरफेस क्लीनिंग न करें, है ना, और जो यहाँ गैदरिंग हो रही है, लार्ज गैदरिंग से, ऐसी सारी एरिया से बच के रहें, न जाएं वहाँ पे। जो गैर जरूरी यात्रा है उसे रोक दें, वेंटिलेशन होने दें, खिड़कियाँ खुली रखें, और जाड़े में भी जरूरी है। तो जब तक ये सब हम नहीं करेंगे, ये, और जो हमारा मरीज कोई हो उसे फौरन आइसोलेट करें ढूंढ के, और चीजों को आसानी से न लें, चिकित्सक की मदद लें हर कदम पर। तो ये तो जनता की जिम्मेदारी होगी। अब जहां तक स्वास्थ्य तंत्र की बात है सर, सरकार ने काफी काम किया है ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेके, बेड की अवेलेबिलिटी को लेकर के, आईसीयू के सेटअप्स को लेकर के। लेकिन इन सब के बावजूद भी जब संख्या 4 के बजाय ये 5 गुना पहुंचेगी, 7 गुना पहुंचेगी, जो उसके बीच में कंपैरिजन है डेल्टा और ओमिक्रॉन का, तो ये कहा जाता है कि लगभग 40% लोग हॉस्पिटल पहुंचेंगे उस आबादी के कंपैरिजन में जो डेल्टा में पहुंची थी। तो अगर हम 50% मान लें फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, तो भी वो 4 लाख के 50% थे, यानी 2 लाख, और ये 10 लाख के 50% होंगे या 5 लाख। तो उससे ज्यादा संख्या में लोग कुल मिला के अस्पताल पहुंच जाएंगे। और जो हमारी मौजूदा व्यवस्थाएं हैं उनका शटर होना लगभग तय है। ठीक बात। और एक समस्या और भी है कि चिकित्सकों का बहुत बड़ा टोटा है। एक तो करीब 500-600 डॉक्टर पिछली वेव तक काल कवलित हो गए। ठीक बात है। वो जो अब सीनियर डॉक्टर्स थे, मेहनती डॉक्टर्स थे, और कोरोना को समझते थे, वहां ड्यूटी कर रहे थे। ठीक बात है। फिर जो नया बैच आया नहीं है अभी, उसकी वजह से जो मौजूदा डॉक्टर हैं वो लड़ाई लड़ के थक चुके हैं। ठीक बात। और ये थकान उनको ज्यादा वल्नरेबल बनाता है। ठीक बात, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। डॉक्टर विकास जी, अभी डॉक्टर तिलक कह रहे थे कि एक आंकड़ों के हिसाब से कि 5 लाख लोग तो अस्पताल के लायक हो जाते हैं अगर वो परिस्थितियां देखी जाए दूसरी लहर की। जबकि मैंने पहले भी कहा था कि इसमें कहा जा रहा था कि लक्षण बहुत कम होंगे। तो क्या 5 लाख लोग अस्पताल जाने लायक होंगे? और अगर ऐसी स्थिति आएगी तो आप तो इसी विभाग में भी है, ऐसा कार्य भी कर रहे हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए कि क्या करना चाहिए तो आप क्या सुझाव देंगे? जी, जैसा कि सर ने कहा, स्थिति गंभीर हो सकती है। जी, आप ये समझें कि हमारे भारत का वातावरण विश्व के और वातावरण से अलग है। हमारे यहाँ पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, डेल्टा केसेस की वजह से जो हमारी सेकेंड वेव आई थी उसमें लॉन्ग कोविड केसेस बहुत ज्यादा हो गए, जो कि इरिवर्सिबल, उनका रिवर्स नहीं हो पाया और उनकी लंग डैमेज हुआ है। इसके साथ साथ जो वातावरण का पोल्यूशन है उसकी वजह से हमारे यहाँ COPD के केसेस, दमे के केसेस बहुत ज्यादा हैं। प्लस डायबिटीज का ये हब है,
कोमॉर्बिडिटीज बहुत ज्यादा है। तो वेस्टर्न कंट्रीज का एनवायरनमेंट और हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है। अगर ये हम मान के चलें कि ओमिक्रॉन बहुत हल्का है, संक्रामक क्षमता ज्यादा है, सिवियरिटी नहीं है, तो हम गलत भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लॉन्ग कोविड के केसेस ज्यादा हैं, कोमॉर्बिड केसेस ज्यादा हैं, प्लस हमारे यहाँ पॉल्यूशन के कारण सांस के रोगी भी ज्यादा हैं। और क्योंकि ये ओमिक्रॉन सांस के द्वारा फैलता है, सांस को, मेन लंग्स को अटैक करता है, तो केसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं जी। तो हमें अभी से चेतना पड़ेगा। ठीक बात है। और एक बात जरा थोड़ा सा आप भी हमको थोड़ा और समझा दीजिए कि जो आप अभी कह रहे थे कि एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर, तो क्या उसमें ये 3 बातों का ध्यान रखा जाए, मास्क, दूरी और सैनिटाइजर, या फिर इसमें ओमिक्रॉन में कुछ ऐसे भी लक्षण है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छू ले तो हो जाए ओमिक्रॉन, कहीं कोई और परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए तो ओमिक्रॉन हो जाए? क्योंकि आपने बताया या जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें है कि 12-13% लोगों को ये इफेक्ट कर जाता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या कोविड बिहेवियर में कुछ और करने की जरूरत है या जो 3 है वो पर्याप्त है? डॉक्टर वर्मा, मैं आपसे फिर वही कहूंगा जो मेरे टीचर डॉक्टर राज तिलक सर ने आपको बताया कि ये ओमिक्रॉन कोविड-19 वायरस ही है। ठीक बात, जो कि सांस के द्वारा फैलता है जी। तो सिर्फ एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर कितना आसान है कि आप अपने सांस के द्वारा ये संक्रमण ना फैले। जी बात। तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा, हैंड हाइजीन करनी पड़ेगी, हाथ की सफाई करनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग अब 2 गज बढ़ के 6 गज हो गया, 6 गज की दूरी बना के रखनी पड़ेगी। ये बात आप जी, 6 गज की दूरी बना के रखनी पड़ेगी। प्लस क्राउडेड स्पेस को, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें, खास करके इंडोर जैसे कि सिनेमा हॉल, जिम्स और ये जो आपके और भी शादी के समारोह जो अंदर होते हैं, जहां पे वेंटिलेशन ज्यादा हो वहां पे आप जाएं। और अगर पहली बात तो जरूरी नहीं है आप जाए नहीं, और अगर बहुत जरूरी जा रहे हैं तो वहां से जब आप लौट के आए तो इफेक्टिव सैनिटेशन करें, यानी अपने हाथ को साफ रखें, अपने कपड़ों को प्रॉपर डिसइंफेक्ट करें। अगर आप ये, इतना आसान है, अगर आप ये फॉलो करेंगे, इसके साथ साथ अपना वैक्सीनेशन पूरा कराएंगे, तो ओमिक्रॉन हो, चाहे डेल्टा हो, चाहे डेल्मिक्रॉन या उससे भी सीवियर आ जाए, आप उससे बचे रहेंगे। ठीक बात है। मैं डॉक्टर तिलक आपसे ये जानना चाहता हूँ, अभी कह रहे थे हमारे डॉक्टर मिश्रा जी कि वैक्सीनेशन, और निश्चित रूप से हमारे यहाँ अच्छे खासे लोगों को वैक्सीनेशन लग भी चुका है, हालांकि अभी संख्या पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी एक बार ये चेतावनी दी गई है कि ये जो ओमिक्रॉन आ रहा है या जो नया वेरिएंट आ रहा है, ये बच्चों के लिए बड़ा वो है, और बच्चों को भी कोई टीके की व्यवस्था नहीं की गई है। तो क्या सरकार इस बात से निश्चिंत है कि बच्चों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि उन पर ये कोरोना इफेक्ट नहीं करेगा? सर, इस बार जो ये ओमिक्रॉन आया है जी, और जब कोई नया वेरिएंट आता है तो शनई शनई वो जो पुराने वेरिएंट्स अस्तित्व में होते हैं उनको रिप्लेस कर देता है। कुछ समय के लिए तो को सर्कुलेशन में रहते हैं, लेकिन फिर कालांतर में जो नया वेरिएंट है वो विकसित होने लगता है। मुद्दा ये है कि ये नया वेरिएंट जो है ये बिल्कुल उस ढंग से बिहेव करे जैसे इसके पूर्ववर्ती लोग कर रहे थे, वैसा नहीं होता। तो ये जो ओमिक्रॉन आया है ये बच्चों को, एडोलेसेंट्स को और यंग अडल्ट्स को पुराने वेरिएंट्स के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। तो बहुत जरूरी हो गया है कि इस पॉपुलेशन को जो वैक्सीनेशन के नेट से छूट रही है उसको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट किया जाए। और हमारे यहाँ जो कोवैक्सीन है वो इस मामले में बहुत अच्छी है कि वो होलसेल वैक्सीन हमने बनाई है, और इस वजह से जो दूसरी वैक्सीन है वो रिफाइंड होने की वजह से स्पाइक प्रोटीन पे फोकस करती हैं और वहीं सारा बदलाव हो गया है। ये क्रूड होने की वजह से सारे वेरिएंट्स पे, सारे एंटीजेंस पे फोकस करती है, इसलिए जो इसकी इम्यूनिटी है उसके नेट से ओमिक्रॉन का बाहर निकलना भी पूरी तरह से संभव नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जल्दी से जल्दी बच्चों को, एडोलेसेंट्स को किया जाए। और भारतीय बाल रोग अकादमी की जो केंद्रीय शाखा है, कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन, उसने भी स्ट्रांगली एडवोकेट किया है कि
बच्चों को वैक्सीनेशन त्वरित होना चाहिए चाहिए। और स्कूल तब तक न खोले जाएं या उनको स्कूल जाने के लिए तब तक न कहा जाए जब तक उनको हम प्रॉपरली वैक्सीनेट न कर लें। सर इसका एक हिस्सा और है जो मैं कहना चाहूंगा कि सर ये बच्चे हो सकता है माइल्ड इन्फेक्शन भी हो, लेकिन ये पूल ऑफ वायरस की तरह बिहेव करते हैं, यानी वायरस इनके शरीर में पहुंच गया, फिर बना हुआ है, मल्टीप्लाई कर रहा है और इनके जरिए से जो घर के और दूसरे अडल्ट्स हैं या वृद्ध हैं उनको इन्फेक्शन मिलता है। ठीक बात। तो इस दृष्टि से भी इसे देखा जाना चाहिए। ठीक। अब जो डॉक्टर मिश्रा, जो अभी एनालिसिस किया गया ओमिक्रॉन के 183 मरीजों का, उसमें यह पाया गया कि 87 ने दोनों डोज ले ली थी और 3 लोगों ने बूस्टर भी ले लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो है ओमिक्रॉन हो गया। ऐसी स्थिति में ये जो बूस्टर की मांग की जा रही है और ख़ास तौर से ये कहा जा रहा है कि हेल्थ सेक्टर को आप सबसे पहले लगा दीजिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी जी, देखिए डॉक्टर वर्मा, जैसा आप सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होता है। आपको मालूम है हमारे भारत में 2 वैक्सीन्स लगी हैं। एक लगी है कोविशील्ड जो कि चेडॉक्स mRNA वैक्सीन है जो कि 90% पॉपुलेशन को लगी है, और एक है होल सेल वैक्सीन कोवैक्सीन जो बची हुई पॉपुलेशन को लगी है। इस समय हम 144 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं, लेकिन सेकेंड वेव के बाद से अगर हम देखें तो 114 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीनेट किया है जी। अब इसकी एक लैंसेट में अभी स्टडी आई है जिसमें उन्होंने 44 मिलियन पीपल पे स्टडी करी है ब्राजील और स्कॉटलैंड में, जहां पे ये सेम कोविशील्ड वैक्सीन दी गई है और उसी अंतराल पे दी गई है, और वहां पे भी ये डेल्टा वेरिएंट ही था। लेकिन उन्होंने स्टडी में क्या पाया? उन्होंने स्टडी में पाया कि 3 महीने बाद ये जो वैक्सीन की प्रतिरोधक क्षमता है ये वेन ऑफ होना शुरू हो जाती है, यानी कि डेथ का चांस, हॉस्पिटलाइजेशन का चांस 5 से 10 गुना प्रतिशत बढ़ जाता है। तो हमारे यहाँ 90% पॉपुलेशन को तो कोविशील्ड लगी है, और खास करके हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, जैसा सर बता रहे थे डॉक्टर्स की कमी है, तो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स में मीडिया पर्सन, डॉक्टर्स, पुलिसमैन और भी तरह के जो लोग सफाई कर्मचारी जो जिस समय महामारी फैलती है, डिजास्टर होता है, वो आगे रहते हैं, तो इन लोगों को कोविशील्ड लगी है। तो मेरे हिसाब से बूस्टर देने का समय बहुत उचित है, सरकार को इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए और बूस्टर का वो करवाना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। डॉक्टर तिलक, अगर यूं देखा जाए तो प्रतिक्रियाएं भी आ रही है और राजनीति भी होने लगती है, तो अपना आपको मालूम है कि एक दुर्भाग्य है इस देश का कि राजनीति तुरंत शुरू हो जाती है। अब देखिए, अभी सपा के एक नेता का बयान आया, वो कहते क्या है, भाई हमने तो कोर्ट से कोई राय मांगी नहीं थी, क्यों कोर्ट ने कह दिया कि वो आप जो है चुनाव टाल दीजिए, और कोर्ट को तो ऐसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रतिक्रिया पर आपका क्या कहना है? सर, लोग अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र हैं, वो अपनी बात कहते रहें, दूसरी अपनी कहेंगे, तीसरी अपनी कहेंगे, और ये विभिन्नता जो है ये प्राकृतिक और नैसर्गिक है। लोग अपने हित में, अपने स्वार्थ में, अपनी जो राजनीतिक गोटियां जैसी उन्होंने बिछाई होती हैं उसमें उनको क्या फायदेमंद समझ में आता है उस हिसाब से बयान देते हैं, लेकिन वाकई क्या होने वाला है वो महत्वपूर्ण है। हम बयानों पे बयान देते रहें, मुझे नहीं लगता है सर इसकी कोई ज़रूरत है। और जबकि उनको तो स्वयं देखना चाहिए कि उनके घर में बहू और जो उनकी नातिन है वो स्वयं कोरोना से पीड़ित है, उनका जो भतीजा है वो स्वयं आइसोलेट हो गया है 3 दिन के लिए। ऐसी स्थिति में तो बयान देना बड़ा ही अटपटा सा नहीं लगता है? नहीं सर, पहले भी बयान दिया था, अखिलेश जी नहीं दिया था कि ये हम मोदी वैक्सीन जो है नहीं लगवाएंगे, लेकिन फिर लगवाई उन्होंने। तो विज्ञान में अल्टीमेटली सत्यमेव जयते है सर जी, जो सच होता है वही जीतता है। आप सीधे मान लो, नहीं तो फिर मार खा के मानोगे। चलिए विकास जी, एक आम राय भी आई है। मैंने लोगों से पूछा कि भाई ये बताइए कि चुनाव टाल दिए जाएं, तो आम राय में 2 बातें आई। एक तो ये कहा गया कि नहीं साहब, जन स्वास्थ्य नंबर 1 पर है, और लोगों ने कहा कि नहीं चुनाव तो हो जाने चाहिए, लेकिन बिल्कुल सादे तरीके से।
कोई प्रदर्शन नहीं, कोई धरना नहीं, कोई रैली नहीं, किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं होना चाहिए। लोग जाएं और अपना मतदान कर दें जा करके, और इस तरीके से चुनाव तो हो जाने चाहिए। एक आम राय ये आई है, कहा कि जन स्वास्थ्य। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अब ये तो फैसला चुनाव आयोग करेगा और सरकार करेगी, उससे हमसे क्या मतलब है। कुल मिलाकर मैं आपसे जानना चाहता हूँ एज ए स्पेशलिस्ट कि आपकी क्या राय है। देखिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हर व्यक्ति अपनी बात अच्छे तरीके से रख सकता है। जी। अगर आप साइंटिफिकली पूछेंगे, हाँ वही तो साइंटिफिकली तो ये है कि भाई चुनाव होंगे तो रैली होंगी, रैली होंगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा होंगे, एक साथ इकट्ठा होंगे तो ब्रीच होगा एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर में, और वो एक दूसरे को संक्रमित करेंगे, प्लस मिक्सिंग ऑफ पॉपुलेशन होगा, तो इससे तो केसेस बढ़ेंगे। तो आइडियली तो अगर आप साइंटिफिक वे में बात करें तो ये सही समय नहीं है चुनाव का। नहीं, वो कह रहे हैं कि चुनाव तो कराइए, लेकिन ये रैली, प्रदर्शन, रोड शो ये सब मत कराइए। मैंने उनका कहना है कि भीड़ भाड़ आप दूर रखिए और सादे से चुनाव करा दीजिए, ये उनकी राय है। ये चुनाव आयोग पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इसको लेता है। अगर वो स्ट्रिक्टली फॉलो करे तो सारी पार्टियों को ये फॉलो करना पड़ेगा कि रैलियों को बैन करें। जी, मतलब आज एज ए आप स्पेशलिस्ट जो है इसे उचित नहीं मानते हैं। मैं नहीं मानता, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे टीचर डॉक्टर राज तिलक इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। चलिए आप बता दीजिए। सर देखिए, शादियां जैसे होती हैं बहुत फैन फेयर और वो बड़े शोबाजी के साथ भी हो सकती हैं और बहुत सादे तरीके से भी की जा सकती हैं। मुझे लगता है सर कोरोना हो चाहे न हो, लेकिन चुनाव देश में सादे तरीके से ही एग्जीक्यूट होने चाहिए, और उसमें ये जो पैसे की बर्बादी और वल्गैरिटी दिखाई देती है, इस पे तो अंकुश लगना ही चाहिए। और चुनाव सुधार से ज्यादा और कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है जो देश में ये शुचिता ला सकती है, नंबर एक। दूसरा ये कि जिस समय चुनाव शुरू में आए थे उस समय प्रचार का कोई साधन नहीं था, लेकिन अब तो हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं रेडियो पे और देश दूर तक सुनता है। तो जैसे विदेशों में चुनाव की कुछ तौर तरीके बदले हैं, जो कैंडिडेट्स हैं उनको लगातार बराबर समय दिया जाता है कि वो आए मंच पे, घोषित किया जाता है, पब्लिक डिबेट्स होती हैं। इसी ढंग से जैसे मन की बात करते हैं ऐसे ही रेडियो का ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है। सोशल मीडिया के ऐसे स्पेशल चैनल्स बनाए जा सकते हैं जिस पे जो चुनाव आयोग के चैनल हो, जिसमें नियम कायदे कानून के तहत उनके जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं वो बयान दें। तो उससे शायद वो जो जमीनी कांटेक्ट की जरूरत है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन कभी खत्म हो पाएगा इसकी कोई उम्मीद नहीं है जब तक हमारा देश 100% साक्षर नहीं हो जाता, ठीक बात, गांव देहात में इनरोड्स नहीं बन जाती और हमारे यहाँ वोटिंग का परसेंटेज वही 40-50% पे जाके खत्म हो जाता है। हमें ऐसा ना लगने लगे कि लोग इतने राजनीतिक दृष्टि से सोचने लगे हैं कि 80-90% वोटिंग है इस देश। ठीक बात। डॉक्टर विकास, अभी आप एक बात कर रहे थे कि 2 गज की जगह पर 6 गज, ये जरा कॉन्सेप्ट बता दिए संक्षेप में कि ये 6 गज की बात आपने कैसे की है। क्या ये 6 गज की दूरी तक बार करता है क्या? नहीं, ये देखिए, ये साइंटिफिक वो है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, ड्रॉपलेट बोलते हैं। हाँ, जब 5 माइक्रोन से कम होता है उसका साइज और वो छींकने से, खांसने से फैलता है। अब क्योंकि इसमें संक्रामकता ज्यादा है इस वायरस में, तो आप ये मानिए 2 गज में तो आपका उतना रिस्क रहेगा इन्फेक्शन स्प्रेड होने का। तो अगर आप 6 गज की दूरी बना के रखेंगे तो वो इट इज मच बेटर, इट इज मच सेफर, इट इज मच एप्रोप्रिएट। ठीक बात है। डॉक्टर तिलक, क्या ये जो ड्रॉप्स की बात कर रहे हैं जी, ये क्या हवा में भी तैरता रहता है, घूमता रहता है और किसी को भी ये वही कह रहे हैं, एयरबॉर्न इन्फेक्शन के लिए कह रहे हैं कि अगर ड्रॉपलेट बहुत छोटी है और वो जाके जमीन पे नहीं गिरती और हवा में तैरती रहती है, जैसे कोलाइडल पार्टिकल तैरता रहता है, एरोसॉल बन जाता है, तो उसकी दूरी संक्रामक वो बढ़ जाएगी।
ठीक बात तो सेफर डिस्टेंस ये रहेगा कि आप 2 मीटर से ज्यादा और 6 मीटर रख पाएं तो बेहतर। हालांकि ऐसा लगता नहीं सर कि प्रैक्टिकली संभव होगा, जी। क्योंकि हमारे शहर इतने कंजेस्टेड हो गए हैं और सड़कें और आबादी इतनी ज्यादा है और सड़कें बिल्कुल नैरो हो गई हैं, फुटपाथ खत्म हो गए हैं, हर चीज उन्हीं पे चल रही है और दुकानें छोटी छोटी हैं। लेकिन फिर भी विज्ञान तो यही कहता है कि 6 गज रख पाए तो बेहतर रहे। बेहतर रहेगा। तो निश्चित रूप से हमारा एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर ही हमको बचा सकता है, ऐसा आप दोनों का मानना है साफ साफ? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विकास मिश्रा जी और डॉक्टर तिलक जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी। आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो सावधान रहने की ज़रूरत है और जो एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर, मास्क, दूरी, सैनिटाइजर, बस इसका प्रयोग कीजिए और कोरोना से बचिए नहीं बल्कि उसका मुकाबला कीजिए। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।